इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो आज हम अपना दोबारा से एक सेशन लेके आए हैं, जो कि द हिंदू का सेशन है सर आपका। 25 ऑफ जैन का सेशन हमारे पास आज का है। ठीक है, तो खबरें उतनी नहीं है आज। खबरें जो है वो न्यूज़ जो है वो थोड़ी कम है, तो जल्दी से शुरू करते हैं एंड इस सेशन को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि आप जो है अपना दूसरा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सके। ठीक है, जो मुझे नहीं जानते हैं सर, ये मैं हूँ निशांत। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं सर। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सर। ठीक है, और इस वीडियो को जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है उस तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए तो सर हम शुरू करते हैं इस न्यूज़ से। ठीक है, न्यूज़ तो बहुत सारी है, लेकिन जो मैंने एक तरीके से डिसाइड किया है कैसे मैं न्यूज़ को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो मैं उसी वे से प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, देखिए ये एक डेवलपमेंट जो हुआ है, ये एक्चुअली हम लोग जो है बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की है, क्योंकि जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज हो गए हैं, उस दौरान जो है इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई थी। तो आज इसके बारे में न्यूज़ आ गई है, तो समझ लीजिए कि इसका जो है पूरा बैकग्राउंड आपका वो क्लियर हो गया है, मतलब होने वाला है बेसिकली। ठीक है, पहले सर एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं है, केपी शर्मा जी जो है, केपी शर्मा ओली जो है, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे प्लस पीएम थे, चेयरमैन थे प्लस पीएम थे, उनको पार्टी से जो है एक्सपेल कर दिया है। अभी सिर्फ न्यूज की हेडलाइन देखिए। ठीक है, फिर हम न्यूज में इसके बाद आएंगे, जब मैं आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है इस न्यूज का वो समझा दूंगा, उसके बाद हम दोबारा से इस न्यूज में आएंगे। पहले इतना समझ में आ गया कि केपी ओली साहब जो है वो पीएम है, कहाँ के? नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के, और इनको जो है वहां से अभी पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया गया है, मतलब एक्सपेल कर दिया गया है। चलिए अब पूरा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं सर एक बार। हिस्ट्री सर कुछ नहीं है, जो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली साहब, ठीक है, उन्होंने क्या किया संडे को, मतलब दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जो लोअर हाउस जो होता है उसका डिसोल्यूशन उन्होंने जो है रिकमेंड किया। क्यों रिकमेंड किया? क्योंकि एक सर पावर को लेके टसल चल रहा था इसके बीच में, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या जो फॉर्मर प्रीमियर थे पुष्पेंद्र कुमार दहल प्रचंडा के बीच में, प्लस केपी ओली जी के साथ साथ में। ठीक है, केपी ओली जी और प्रचंडा जी एक ही पार्टी के हैं, लेकिन इनके बीच में पावर को लेके टसल चल रहा था। ठीक है, अब वो टसल क्यों चल रहा था, उससे हुआ क्या? उससे कुछ नहीं हुआ सर। बेसिकली हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने एक कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इन्होंने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को जो है अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और उसमें क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया टू रिकमेंड जो वहां की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी को फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि हम लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। अब इस मूव से क्या हुआ सर, एक पार्टी के अंदर जो है एक लड़ाई सी हो गई, पार्टी फ्यूड हो गया। ठीक है, और दिस मूव कम्स एज अ इंटर पार्टी फ्यूड रीच्ड क्लाइमेक्स इन द एनसीपी। देखिए इंटर पार्टी जो लड़ाइयां थी वो पहले से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है क्लाइमेक्स आ गया। ठीक है, क्लाइमेक्स आ गया क्योंकि देखिए विच हैज बीन विटनेसिंग मंथ्स लॉन्ग टसल बिटवीन द टू फैक्शंस। वन वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन केपी ओली एंड अदर बाय प्रचंडा, आल्सो द एग्जीक्यूटिव चेयर ऑफ द पार्टी एंड फॉर्मर प्रीमियर। समझ रहे हैं? तो सर दो सेक्शन बढ़ गए हैं, दो सेक्शन बढ़ गए थे, और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स अब सामने बाहर आ गया। देखिए फ्यूड तो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन जब एक डिसीजन लिया गया ना कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करेंगे, तो ये फ्यूड जो है सामने बाहर आ गया और इसका जो है क्लाइमेक्स में पहुंच गया। ठीक है, अब सर देखिए दो फ्रैक्शन है, प्रचंडा साहब एक है और माधव नेपाल। ये फैक्शन जो है ये जो है केपी ओली साहब को कह रहा था, मतलब उनको फोर्स कर रहा था कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को छोड़िए, क्योंकि आप पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, प्लस करप्शन के बहुत सारे आप पे आरोप लग रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी की बात नहीं है सर, ये लोग केपी ओली जी को पहले से कह रहे थे कि आप जो है अपनी पोस्ट छोड़िए, क्योंकि आप पे जो है एक्विजिशन के आरोप लग रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको याद होगा, इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि नेपाल ने जो है एक अपना मैप जो है रीड्रॉ किया था, जिसमें 3 स्ट्रेटेजिक की इंडियन टेरिटरीज को जो है अपने अंदर ले लिया था, अपने मैप के अंदर ले लिया था। अब उन टेरिटरीज के नाम आपको पता है सर कौन कौन से हैं? मैं आपसे पूछता हूँ। एक है लिपुलेख, ठीक है, एक है लिम्पिया दुर्रा, और एक क्या है? लिपुलेख, लिम्पिया दुर्रा, और बताइए सर? काला पानी।
समझ है? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, राइटिंग में प्लीज ध्यान में दीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। लिपु लेक, लिम्पियादुर्रा और काला पानी, ये तीन प्लेसेस जो इंडियन टेरिटरीज, इंडिया को अपनी टेरिटरीज जो है कंसिडर करता था, ठीक है, उन तीनों को नेपाल ने अपने मैप में शो किया और तब से जो है उन उनके और ये प्रचंडा के फैक्शन के बीच में और लड़ाइयां जो है शुरू हो गई। अब जब इन्होंने क्या किया, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को जो इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया और रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को, विद्या देवी भंडारी जी को, कि आप जो है पार्लियामेंट डिसॉल्व कीजिए, तो इससे क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई प्रोविजन ही नहीं है सर कि डिसॉल्विंग पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है मेजोरिटी गवर्नमेंट का, तो उस पर कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर ये मूव क्या हो गया सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब लोगों को समझ में आया मैंने क्या कहा, कि इस पूरी कहानी को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। केपी ओली साहब जो आपके एनसीपी है, एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो चेयरमैन है, प्लस वो प्रेसिडेंट भी थे, सॉरी प्लस वो प्राइम मिनिस्टर भी थे नेपाल के। उनके बीच में और उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं, जो कि लीड कर रहे थे, प्रचंडा साहब, इनके बीच में एक बहुत पहले से एक फ्यूड चलता हुआ आ रहा था, एक टसल चलती हुई आ रही थी पावर को लेकर, कि हम पावर में आने चाहिए या हम पावर में आने चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक ही पार्टी के हैं। हुआ गया, ये बार बार जो है ओली साहब को जो कह रहे थे कि आप पे जो है आरोप लग रहे हैं, आपको जो है अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ये आपका चल रहा था। इसके बाद सर क्या हुआ, केपी ओली साहब ने क्या किया, एक इंडिया का अपना मैप जो है विड्रॉ किया, अपना जो देश का मैप जो है विड्रॉ किया, जिसमें इंडिया की कुछ टेरिटरीज को उन्होंने जो है अपना पार्ट दिखाया। अब वो एग्जैक्टली इंडिया की टेरिटरीज हैं या जो भी ट्रीटीज है वो अलग मुद्दा है, लेकिन उस अभी तक उस टेरिटरीज में जो है इंडिया का ही मतलब कह सकते हैं लीगली नहीं, बट उसमें इंडिया ही वहां पर जो है पोस्ट बना के बैठी हुई थी। तो उन टेरिटरीज को इन्होंने अपने मैप के अंदर शो किया, और उस दिसंबर के अराउंड, और उसमें क्या हुआ, दिसंबर नहीं थोड़ा उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर उसमें क्या हुआ, जो ये प्रचंडा फैक्शन था, दूसरा जो फैक्शन था प्रचंडा फैक्शन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनसे, इनका और उनका फ्यूड जो है बढ़ गया, और ये इनसे बोलने लगे कि आप रिजाइन कीजिए, आप रिजाइन कीजिए। फिर केपी ओली साहब ने क्या कहा, इन्होंने कैबिनेट को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और जो लोअर हाउस है उसे डिसॉल्व कर दिया, जो लोअर हाउस है उसे डिसॉल्व कर दिया, या मतलब कि रिकमेंड किया भंडारी जी को, जो कि प्रेसिडेंट है, कि उनको डिसॉल्व कीजिए। अब ये जो इनका मूव है, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिंस कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। कौन, प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक मेजोरिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। और प्रचंडा फैक्शन का जो है, जो प्रचंडा जो थे आपके, ये आप पुष्प कुमार दहल प्रचंडा, और ये जो माधव नेपाल जो है, ये भी अपने आप में बहुत दिग्गज नेता है। इनका कहना यह है कि आपने कभी भी हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, या बिना हमें बताए या बिना हमसे कोई सलाह लिए हुए आपने ये फैसला उठाया है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ठीक है, अब क्या हुआ, आज की न्यूज क्या आ रही है सर, इस टसल में एक नया मोड़ आया है। केपी ओली साहब को जो है एक्सपेल कर दिया है फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। The ruling Nepal Communist Party, led by rebel leaders Pushpa Kumar Dahal Prachanda and former Prime Minister Madhav Kumar Nepal, expelled Prime Minister KP Oli from the party on Sunday. The decision divided the party into two groups and sparked a dispute over the party symbol. समझ रहे हैं, पार्टी दो ग्रुप में बढ़ गया, एक तो एक केपी ओली वाली फ्रैक्शन है, दूसरा कौन सा है, प्रचंडा वाला या नेपाल वाला फ्रैक्शन है। नेपाल भी मतलब माधव कुमार नेपाल वाला फ्रैक्शन है। अब बढ़ गया, अब दिक्कत होगी कि पार्टी का सिंबल क्या होगा। बट अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने दोनों को जो है डिक्लाइन टू रिकॉग्नाइज आइदर फ्रैक्शन एज दी ऑफिशियल पार्टी। ठीक है, उनको ऑफिशियल पार्टी जो है मानने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है। और बाकी ये जो है केपी ओली साहब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि द डीपनिंग क्राइसिस इमर्ज वीक्स आफ्टर केपी ओली डिसॉल्व द लोअर हाउस, प्रतिनिधि सभा जिसे वहां कहते हैं, ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 20, which was strongly opposed by Mr. Prachanda and Mr. Nepal, who wanted the house to be restored. ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसको डिसॉल्व किया, ये चाहते थे कि उसको रिस्टोर किया जाए। Soon after the dissolution of the प्रतिनिधि सभा, Mr. Oli created a committee of his supporters, which indicated that he would launch a takeover of the party in case of an adversarial action by the rebel leaders. ठीक है, यही हुआ। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई अपने सपोर्टर्स की, और कहा कि अगर कुछ भी होता है तो ये पार्टी की जो है कमांड संभाल लेंगे, इन केस कुछ ऐसा कुछ जो लेबर के लीडर्स है अगर वो कुछ करते हैं तो। अब इन पर आरोप था कि इनका जो है डिक्टोरियल बिहेवियर है, मतलब तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे थे। मिस्टर नेपाल and Mr. Prachanda have in recent weeks all alleged that Mr. Oli acted in a dictatorial
dictatorial manner, and that he has gone too far. The main faction led by the rebels had gone to the election commissioner immediately after the dissolution of the Pratidhi Sabha, seeking recognition as the official party. समझ रहे? तो समझिए मुझे फैक्शन लड़ाई चल रही है और अभी इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होता है और जैसा पेपर में आता है हम आपको इसके बारे में जो है इत्तला करते रहेंगे। अभी के लिए आई गेस इसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, इन्होंने जो लोअर हाउस कह सकते हैं या वहां हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा को जो है डिसॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक न्यूज मैं लास्ट से शुरू करूंगा। ठीक है, एक न्यूज हमारे पास सर ये है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, एक न्यूज सर ये देखिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है सर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है टू सून बिगिन मॉक ट्रायल्स फॉर रिमोट वोटिंग। सबसे पहले इसका मतलब समझिए सर। रिमोट वोटिंग मतलब, रिमोट मतलब एक ऐसे इलाके में जहां आप बहुत दूर है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत दूर है और आप जो है वोट करेंगे। एक डेवलपमेंट कैसा हुआ है इन द मीटिंग ऑफ द 11th नेशनल वोटर डे। कब होता है? 25 जैन को, याद रखिएगा सारी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ही सेड अ रिसर्च प्रोजेक्ट on voting on remote voting using cutting edge technology has already begun। cutting edge technology कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी, उसका यूज करके इसका जो है मॉक ट्रायल वो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब सर कौन कौन इसमें जो किसके जो है भागीदारी हुई है? इलेक्शन कमीशन has collaborated with IIT Madras to work on a new technology which will allow electors to vote from faraway cities without going to the designated polling station of their constituencies। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। एग्जाम्पल से आपको ये पूरा रिमोट मॉक ट्रायल्स और रिमोट वोटिंग पूरा समझ में आने वाला है। अब समझिए सर, क्योंकि बहुत टाइम होता क्या है ना, एग्जाम्पल जो है बहुत कुछ कर जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लोकसभा की इलेक्शन है, मतलब कि जनरल इलेक्शन है, और चेन्नई का एक बंदा जो है वो दिल्ली में काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इलेक्शन है और चेन्नई का जो एक बंदा है वो कहाँ काम कर रहा है? वो मान लीजिए काम कर रहा है बिहार में, ठीक है। चेन्नई का एक बंदा कहाँ काम कर रहा है? बिहार में काम कर रहा है। इलेक्शन आ गए हैं, अब इंस्टेड वो यहां जाके जो है वापस जाके जो है वोट देगा, क्या होगा? यहां जाके वोट देगा या वो मिस करेगा वोट देना, ठीक है, या वो मिस करेगा वोट देना, ठीक है। इससे अच्छा क्या होगा कि इसको जो है एक इलेक्शन कमीशन इससे कहेगा कि आप जो है, अब ये यहाँ पर एक हमने पोलिंग बूथ बनाया है आपके लिए, ठीक है, बिहार में समस्तीपुर में ही आपके लिए हमने पोलिंग बूथ बना दिया है, आप वहां जाके इस टाइम स्लॉट में वोट दे दीजिए। समझ में आया सर आपको या नहीं आया? मैंने कहा, दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा एक बंदा है चेन्नई का, ठीक है, वो अभी दिल्ली में है, ठीक है। अब वोटिंग, लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो गए, अब क्या हो सकता है सर? अब क्या हो सकता है? या तो ये क्या करेगा, या तो ये वोट देने जाएगा, और मोस्ट केसेस में क्या होगा? ये वोट देने नहीं जाएगा। अब सिंस राइट टू वोट आपका अधिकार है, तो ये गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन जो है इसे रीच आउट करेगा और बोलेगा, या ये उनको रीच आउट करेगा और बोलेगा कि दिल्ली के अंदर ही सीपी में, मतलब कैनॉट प्लेस में आप जाके अपना वोट दे आओ, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम विंडो इसको प्रोवाइड कर देगा। इस टाइम विंडो के अंदर जो है आप जाके अपना वोट जो है सीपी में दे आओ, और आपका वोट जो है वो बिल्कुल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें ही पड़ेगा, लेकिन आप जो है आपकी जो प्री डिजाइन जो प्लेस है, प्री डेजिग्नेटेड जो प्लेस है वो सीपी है, वहां जाके आप दे आइए। अब समझिए, यही तो हमारा मतलब है। देखिए, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू वोट in his or her constituency or missing out on voting, the voter can reach a pre-designated spot set up by the EC election commission, जो कि यहाँ पर CP है, saying cannot place in a particular window and can cast his vote। समझ रहे सर? मतलब कि बेसिकली आपको जो है अपने वापस बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर से बाहर काम करते हैं और वोटिंग के टाइम पे वो लोग नहीं जा पाते, जिससे कि जो उनका बेसिक राइट है, राइट टू वोट,
वो उसको जो है यूज नहीं कर पाते, समझ रहे हैं। तो इसके लिए जो है एक अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कि इलेक्शन कमीशन शुरू कर रहा है, मॉक ट्रायल्स फॉर रिमोट वोटिंग। चलिए, बहुत ही बढ़िया सर। आई गेस ये न्यूज आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, दो न्यूज हमने पढ़ ली सर। पहले हमने नेपाल की फ्रैक्शन की न्यूज पढ़ी और दूसरी हमने पढ़ी है रिमोट वोटिंग के बारे में, ठीक है। अब सर तीसरा पढ़ते हैं एक न्यूज। ये इंटरनेशनल न्यूज है सर। और इससे पहले मैं न्यूज से पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगा इंग्लैंड के बारे में। सर इंग्लैंड जो है ना, बेसिकली जो यूके है, यूके सर 4 आइलैंड से बनता है, आप समझिए। एक तो है स्कॉटलैंड, ये आप ऊपर देख रहे हैं। दूसरा है वेल्स, ठीक है। तीसरा है नॉर्थ आइलैंड और चौथा क्या है, इंग्लैंड, ठीक है। यूके जो है इन 4 आइलैंड से बनता है। अब कभी भी वेल्स में जो है मतलब कि कह सकते हैं कि फ्रीडम के लिए मांग बहुत रेयर उठती है, मतलब मान लीजिए ना के बराबर है। वेल्स में फ्रीडम की मांग बहुत ना के बराबर उठती है। वेर इन स्कॉटलैंड में पहले भी जो है कुछ फैक्शन जो है वो फ्रीडम की मांग उठाते रहा है कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है। वहीं नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो इंग्लैंड का पार्ट है और नीचे जो है साउदर्न आइलैंड जिसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, ये अलग पार्ट है, ठीक है। और अभी रिसेंटली डेवलपमेंट पता है आपको, डेवलपमेंट क्या हुआ है कि ये पूरे यूके ने जो है ब्रेक्सिट कर ली है, मतलब ईयू को छोड़ दिया है। यहां तक जो है पूरा ईयू को इन्होंने छोड़ दिया है। चलिए, अभी तो इतना, हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो यही है। स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड और इंग्लैंड, ये 4 हमारे पास आइलैंड है। अब हुआ क्या है ना सर, स्कॉटलैंड में सर इससे पहले भी जो स्कॉटलैंड की आपकी, पहले इनके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक डेट आप याद रखिएगा, 18 सितंबर 2014 को यहां पर रेफरेंडम हो चुका था, ठीक है। और उसमें 54% लोगों ने नो का वोट दिया था कि हमें यूके को नहीं छोड़ना, समझ रहे हैं। एक रेफरेंडम ऑलरेडी स्कॉटलैंड में हो चुका है। रेफरेंडम मतलब जो खुलेआम वहां वोटिंग होती है, जो लोग के तरफ से जो है वोटिंग होती है। रेफरेंडम होता है कि आपको यूके में रहना है या आपको यूके को छोड़ना है। 54% लोगों ने, इट इज अ रफ फिगर, मतलब अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, 54% लोगों ने वोट किया था नहीं, हमें यूके को नहीं छोड़ना है। तो क्या हुआ, जो आपका स्कॉटलैंड था वो यूके का पार्ट ही बना था। और अभी अब क्या हुआ है ना, जैसे यूके ने ब्रेक्सिट किया है, स्कॉटलैंड में जो है, जो कि वहां के लीडर्स हैं, एक डिमांड कर रहे हैं। स्कॉटलैंड लीडर सीक्स लीगल रेफरेंडम, ये दोबारा कह रहे हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्गियन, ठीक है, स्टर्जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। निकोला स्टर्जन ऑन संडे सेट she planned to hold a legal referendum on independence from Britain despite Westminster's opposition as an opinion poll showed a majority vote yes। सिंपल है सर, जो आपका जो इंग्लैंड है, वो जो वहां की वेस्टमिनिस्टर पॉलिटिक्स कहते हैं सर, जो इंग्लैंड के जो मिनिस्टर्स हैं, जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने साफ साफ डिनाई किया है। उन्होंने किया है रेफरेंडम जो है वंस इन अ जनरेशन होता है। और अभी तो आपका अराउंड 2014 में ही जो है आपका इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है उसके खिलाफ थे, समझ रहे हैं। अभी क्या हुआ है, वहां पर एक पोल्स हुआ है, आप कह सकते हैं कि कुछ एक ओपिनियन पोल शो किया है, जिसमें कि ये शो कर रहे हैं कि लोग जो है वाकई में इंग्लैंड यूके को छोड़ना चाहते हैं और एक सेपरेट कंट्री जो है बनाना चाहते हैं। तो यही जो वहां की निकोला स्टर्जन है, उन्होंने कहा कि अभी जो है हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, इनके मई में इलेक्शन है, और अगर मई में इलेक्शन होते हैं और ये की पार्टी सरकार बनाती है, तो शी वुड सीक, ये क्या है, फ्रेश रेफरेंडम करवाने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वेस्ट मिनिस्टर से अभी ऑलरेडी बयान आ चुका है, या वहां के प्राइम मिनिस्टर है यूके के, वहां से ऑलरेडी बयान आ चुका है कि इलेक्शन जो है वो वंस इन जनरेशन होता है। और अभी इलेक्शन जो है अभी 2014 में जो है रेफरेंडम हुआ है, जिसमें कि 55% लोगों ने नो कहा है। सिंपल है सर, ठीक है। तो वेस्ट मिनिस्टर जो पॉलिटिक्स है वो उसके खिलाफ है, वो मना कर रहे हैं रेफरेंडम के लिए। वह जो निकोला स्टर्जन है, ये कह रही है कि अगर जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो पार्टी अगर पावर में आती है मई में, तो हम जो है इस चीज को पुश करेंगे, रेफरेंडम हो, समझ रहे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंडम की बात कर रहा था। तो आई गेस ये न्यूज आपकी क्लियर हो चुकी होगी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, थोड़ा जगह दीजिएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं सर, एक ये बड़ी ही अच्छी चीज है सर। जैसे अभी हम बीच में थोड़ी इशू आपने देखा था ना कि हम लोग क्या कर रहे थे कि ये व्हाट्सएप की पॉलिसी आई थी, ठीक है। एक क्या हुआ, व्हाट्सएप की पॉलिसी आई थी, प्राइवेसी पॉलिसी।
जिसको फिलहाल के लिए व्हाट्सएप ने जून तक जो है स्टे लगा दिया है, मतलब स्टे मतलब कहता हूँ यार डिफर कर दिया है, स्टे तो कोर्ट का वर्ड हो गया, ठीक है, इन्होंने डिफर कर दिया है व्हाट्सएप की जो प्राइवेट पॉलिसी है उसको डिफर कर दिया है, ठीक है, जून तक का, सिंस बहुत सारे इसमें जो है कंट्रोवर्सीज हो गई थी या कह सकते हैं प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसको अभी डिफर कर दिया है। अब समझिए आम इंसान ही नहीं सर, जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है उससे जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको भी डर है कि उनकी प्राइवेसी लीक ना हो जाए। तो क्या है सर, ये न्यूज सुन के मुझे ज्यादा हंसी भी आ रही है, लेकिन समझिए न्यूज तो इम्पोर्टेंट ही है। तो हुआ क्या है कि पाकिस्तान का जो टेरर ग्रुप्स इन पाकिस्तान स्विच टू न्यू मैसेजिंग एप्स, ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू वर्क विद स्लोअर नेट कनेक्शन। समझिए टेररिस्ट है, वो हर टाइम अपने कैंप पे नहीं रहेगा सर, अगर उसको एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशन करना है या उसे जो भी दहशत फैलानी है तो वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहेगा, तो उसको जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा नेटवर्क मिले। तो ये कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो ऐसी ऐप को यूज कर रहे हैं, मैसेजिंग ऐप को, जो बहुत स्लोएस्ट नेट कनेक्शन में भी काम कर सकती है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। एमिड अ रेजिंग डिबेट ऑन डेटा प्राइवेसी, ठीक है, सच एज व्हाट्सएप, टेररिस्ट ग्रुप्स एंड देयर हैंडलर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर स्विचिंग टू अ न्यू एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वन डेवलप्ड बाय टर्किश कंपनी। सर जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो तीन एप्लीकेशन है बेसिकली, एक तो टर्की ने, ठीक है, तीन एप्लीकेशन है, एक तो जो है टर्की ने डिजाइन की है, ठीक है, एक जो टर्की ने कंपनी ने बनाई है, ठीक है, दूसरी जो बनाई है सर, दूसरी बनाई है यूएस ने, यूएस की एक कंपनी ने बनाई है, और तीसरी बनाई है सर यूरोप की एक कंपनी ने। समझ रहे? उन एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर राइटर ने नहीं लिया है, ठीक है, उन एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर राइटर ने नहीं लिया है। द थ्री न्यू एप्स केम टू लाइट फ्रॉम एविडेंस कलेक्टेड। ये कहां से हुआ है? जो एनकाउंटर्स हुआ है टेररिस्ट का, शायद उनका फोन चेक करके पता लग गया हो, या जिन्होंने भी सरेंडर किया है उनसे ये इन्फॉर्मेशन निकाली हो, ठीक है, तो ये पता ये लगा है कि तीन एप्स का यूज करते हैं, ठीक है। इनका नेम यहाँ बताया इसलिए नहीं जा रहा है, और सिक्योरिटी रीजंस इनका नाम नहीं बताया जा रहा है। तीन ऐप है, एक यूएस से है, एक यूरोप से है, और एक क्या है, टर्किश से ऐप है, ठीक है। अच्छी बात क्या है ना सर, ये मतलब बेसिकली हमारे तो बुरी बात ये है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्शन में भी काम कर सकती है, जो कि 2G टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा सर एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमेशा से रहा है, वो रहा है वर्चुअल सिम कार्ड का, ठीक है। पहले समझते हैं वर्चुअल सिम कार्ड होता क्या है। वर्चुअल सिम कार्ड इज अ मोबाइल फोन नंबर प्रोवाइडेड बाय द मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर दैट डज नॉट रिक्वायर अ सिम कार्ड टू कनेक्ट फोन कॉल्स टू अ यूजर्स मोबाइल। समझिए ये एक सिम कार्ड है जो कि है नहीं, नंबर है लेकिन सिम कार्ड नहीं है, ये ऐसा कुछ चीज है। So this comes at a time when the security agencies in the valley are fighting with the menace of virtual SIM cards. Terror group have been using these to connect with their handlers in Pakistan. ठीक है, ये लोग सब virtual card का use करते हैं। The penetration of this technology came into light in 2019 when a request was sent to the US to seek details from a service provider of virtual SIMs used by the Jaish-e-Mohammed suicide bomber in the attack on a CRPF convoy in Pulwama that left around 40 personal dead. तो हमने जो है वर्चुअल सिम कार्ड का जो ऑपरेटर था, इसको हमने एक रिक्वेस्ट भेजी थी। ये रिक्वेस्ट हमने कब भेजी थी? जब जो है हमारे पास पुलवामा का अटैक हुआ था, और हमने कहा था कि हमें डिटेल्स चाहिए, ठीक है। जो जैश ए मोहम्मद का सुसाइड बॉम्बर है वो भी इस वर्चुअल सिम का यूज कर रहा था, तो हमने उसकी डिटेल्स जो है किससे मांगी थी? यूएस के सर्विस प्रोवाइडर से मांगी थी। किसके थ्रू? डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ही मांगी होगी सर, ठीक है। चलिए, तब ये वर्चुअल सिम का जो मैनेज है सामने आया। तो अभी हमारे सामने एक वर्चुअल सिम का इशू है, जो हम कश्मीर या कुछ ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां से टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन होते रहता है, वहां पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा अभी एक तीन मैसेजिंग ऐप का जो नाम डिस्क्लोज तो नहीं हुआ है, बट तीन तीन जो मैसेजिंग ऐप है जो कि यूएसए से है, एक यूरोप से है, और एक टर्की से है। ये जो ऐप्स है इनकी वजह से भी जो है टेररिस्ट स्लो इंटरनेट कनेक्शन में भी मैसेजिंग ऐप का जो है यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। या आप ये डेवलपमेंट कहिए कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है उससे जो है ये लोग स्विच कर गए हैं इन ऐपों में, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। ये एक न्यूज मेरे पास थी, ठीक है, ये एक्चुअली न्यूज तो नहीं है सर, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ये कह सकता हूं मैं एक्चुअली क्या है, मतलब ये एक मैंने पहले हेडलाइन पढ़ी थी जो हिंदू में आई थी, स्टॉप इलीगल माइनिंग, कर्नाटक सीएम डायरेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, ठीक है। इसमें मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है इलीगल माइनिंग। इसमें मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका इलीगल माइनिंग,
ठीक है, आप मुझे अब 1 मिनट दीजिएगा। अब देखिए सर, इनलीगल माइनिंग की हम बात करते हैं सर, ठीक है। अब देखिए माइनिंग के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम माइनिंग के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो 1 मिनट दीजिएगा सर मुझे, मैं एक बार स्लाइड इंसर्ट कर लूँ। देखिए अब माइनिंग के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए सर, माइनिंग क्या है ना, जो इनलीगल माइनिंग है, ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रिवेलेंट है, जो इसमें सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो इलीगल माइनिंग होती है, उसे हम कहते हैं रेड होल माइनिंग। पिछले साल भी एक न्यूज आई थी, जब कुछ वर्कर जो है जमीन के नीचे फंस गए थे, अराउंड 60 to 70 मीटर या 270 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आंकड़ा जो है गलत हो सकता है, वो फंस गए थे। तो आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सबने उनको निकालने के लिए अराउंड 60 डेज का ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के दौरान सबकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी को जो है रिकवर किया गया था। तो सर रेड होल माइनिंग जो है ना, ये ही बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, और ये बेसिकली मोस्ट प्रिवेलेंट है, पता है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो कहाँ पर? मेघालय में, ठीक है। और अभी जो पास्ट थर्सडे जो अभी गया है, इसमें न्यूज नहीं आई थी, आप ज्यादा न्यूज आप फॉलो करते होंगे, तो एक न्यूज थी कि एक एबेंडेंट कोल माइन थी जो कि कोई यूज नहीं कर रहा था, वहां पर जो है 6 लोग मर गए, 6 किल। क्यों हुआ है? क्योंकि वो वहां रेड होल माइनिंग कर रहे थे, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को मेरी? 6 मरे क्योंकि वहां पर वो रेड होल माइनिंग कर रहे थे। कहां पर? एक माइनिंग एबेंडेंट कोल माइन थी, वहां पर कर रहे थे। कहां पर? मेघालय में, ठीक है। अभी छोड़ते हैं, चलिए अब मैं बात करता हूं सर रेड होल माइनिंग होती क्या है, ठीक है। सर रेड होल माइनिंग क्या है बेसिकली? ये पहले तो सर ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों होती है और स्पेशली मेघालय में क्यों होती है सर? मेघालय में नॉर्मल माइनिंग करने में ना, इट्स नॉट कॉमर्शियली वायबल, ठीक है। मेघालय में अगर आप नॉर्मल माइनिंग करेंगे ना, तो उससे क्या है, उसको निकालने की जो लागत है वो बहुत ही है, तो उससे क्या होता है, आपको इतना फायदा नहीं हो पाता है, समझ रहे? मेघालय में नॉर्मल माइनिंग करने में वो जो है कॉमर्शियली वायबल नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, बेसिकली कह सकते हैं ना। वो क्या है जो प्रॉफिटेबल नहीं है? कौन सी माइनिंग? अगर हम नॉर्मल माइनिंग करते हैं कहां पर? मेघालय साइड में, वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है। अब रेड होल क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है, 3 से 4 फीट जो है हम डिग करते हैं, ठीक है। 3 से 4 फीट हम डिग करते हैं, और डिग के दौरान जो है हम लोग कोल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कोल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब समझिए सर 3 to 4 फीट जो है हम डिग करते हैं, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि उस गड्ढे में कौन आसानी से जा पाएगा? कौन? चिल्ड्रंस। एक मैनेस ये भी है कि इसमें जो ज्यादा लोग काम करते हैं वो बच्चे ही होते हैं, ठीक है। 3-4 फीट जो गड्ढे होते हैं और उसमें कौन जाता है? स्मॉल टनल होती है, और टनल में जो है एक बच्चे का जाना बड़ा आसान होता है, तो बच्चे इसमें जाते हैं, ठीक है। अब समझिए सर, रेड होल माइनिंग जो है सर 2 टाइप्स की होती है। रेड होल माइनिंग सर 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है सर? पहली होती है साइड कटिंग, ठीक है। और दूसरी सर कौन सी होती है? दूसरी होती है बॉक्स कटिंग, ठीक है। पहली होती है साइड कटिंग और दूसरी कौन सी होती है? बॉक्स कटिंग। सर साइड कटिंग कैसी होती है? मान लीजिए कोई स्लोप है, मान लीजिए कोई स्लोप है, यहां से कट किया और अंदर जो है होल करके चले गए, यहां से कट किया और धीरे धीरे इसमें यहाँ पर गड्ढा करते 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 यहां से जो है कोल को एक्सट्रैक्ट किया और यहीं से बाहर निकाल दिया, समझ रहे? तो ये बेसिकली हमने कहा किया है सर? हमने हिल स्लोप्स पे किया है, समझ रहे? ये एक हिल का स्लोप है और यहीं पर ही आपने जो है अंदर जो है पैरेलल जो है आपने माइनिंग शुरू की है, इसे हम कहते हैं साइड कटिंग। सर बॉक्स कटिंग क्या होती है? हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के तौर पे काटते हैं ऊपर से, ठीक है, और एक लेवल के पे आने के बाद हम ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं? पहले हमने बॉक्सेस काटे वर्टिकल, एंड देन हमने हॉरिजॉन्टल जो है शुरू कर दिया। और इसी केस में क्या हुआ था सर? जो पिछले साल 60 लोगों की मौत हुई थी वो यहीं पर ही हुई थी, वो यहाँ पर कहीं थे, और इससे क्या हुआ कि बारिश हो गई या पानी का लेवल जो है यहाँ पर बढ़ गया और जिससे कि उनकी डेथ हो गई, समझ रहे हैं? तो 2 टाइप की माइनिंग होती है, आपके मतलब यही है, एक है साइड कटिंग, दूसरी है बॉक्स कटिंग, ठीक है। और समझिए जो मेघालय में हर साल जो आपका कोल जो उगता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली उगता है 6
मिलियन टन्स, और वो सारा का सारा पता है सर किससे उगता है? वो उगता है रेड होल माइनिंग से। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये इलीगल है या ये गलत है, लेकिन सर वहां पर अगर आप नॉर्मल माइनिंग करेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं है सर, तो वहां के लोगों के भी कोई ऑप्शन नहीं है। और वहां का जो स्टेट है, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, वो इन्हें सपोर्ट भी करती है। स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। वहां की एक स्टेट माइनिंग पॉलिसी आई थी जिसमें इन्होंने कहा था जो छोटे लोग हैं जो कि ये माइनिंग करते हैं उनके बिजनेस को जो है डिस्टर्ब ना किया जाए या उसमें इंटरफेयर ना किया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली रेड होल माइनिंग को वहां पर सपोर्ट कर रही है, whereas सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को रोकना चाहती है। और इसी के दौरान एनजीटी का 2015 में एक आदेश आया था जिसने रेड होल को जो क्या किया, बैन किया था। लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पे प्रेवलेंट है सर, बैन के बावजूद भी। मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको 2015 में जो है वो बैन कर दिया था रेड होल माइनिंग को, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पे रेड होल माइनिंग चल रही है। ठीक है, न्यूज थी हमारी इलीगल माइनिंग को लेकर। इलीगल माइनिंग का एक पार्ट था रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग क्या होती है मैंने बताया आपको, कि नॉर्थ ईस्ट या स्पेसिफिकली कहूँ मेघालय के जो 3 हिल्स है, गैरो, खासी, जयंतिया, वहां पर जो है बहुत प्रेवलेंट है। अभी जो पास्ट थर्सडे जो है एक न्यूज आई थी जिसमें 6 लोग जो है रेड होल माइनिंग के दौरान मर गए थे जब वो एक खाली पड़ी खदान में कोल को ढूंढने गए थे। ठीक है, रेड होल माइनिंग सर कुछ नहीं होता। ये बेसिकली क्या होता है कि हम 3 से 4 फीट का गड्ढा खोदते हैं और वहां पर जो है कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कौन करता है? बेसिकली जो छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं उसमें कौन घुस पाएगा? उसमें घुस पाएंगे कौन? चिल्ड्रंस। अब सर वहां रेड होल माइनिंग करते क्यों है सर? ये इसलिए करते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है माइनिंग का वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां पर जो कोल होता है वो उसका जो मतलब कह सकते हैं, आप मान लीजिए जो उसकी परत जो होती है बहुत पतली होती है, तो इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। कहां पर? आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या करते हैं? रेड होल माइनिंग करते हैं, जिससे एटलीस्ट जितनी उनकी लागत है उतना पैसा तो आए उनके पास, प्रॉफिटेबल तो हो, तो वो रेड होल माइनिंग करते हैं। ये सर 2 टाइप की होती है। एक होती है सर साइड कटिंग, दूसरी होती है सर बॉक्स कटिंग। जो साइड कटिंग होती है हम स्लोप्स में थोड़ा काटते हैं, और जो बॉक्स कटिंग है उसको हम वर्टिकली काटते हैं, देन उसको हम हॉरिजॉन्टली काटते हैं। ठीक है, 6 मिलियन टन की जो है माइन और कह सकते हैं कोल जो है मेघालय जो है हर साल प्रोड्यूस करता है, और वो सारा का सारा कहां से आता है? रेड होल माइनिंग से आता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्टिन्यूसली इनको सपोर्ट करती है, वेरएस एनजीटी जो है उन्होंने 2015 में जो है इसको बैन लगा दिया था। किसे? रेड होल माइनिंग को। और अभी भी किसी किसी जगह पे जो है रेड होल माइनिंग चलती है। कहां पर? मेघालय में। और आप ये न्यूज जो है जनरली सुन पाएंगे। ठीक, चलिए ये तो हो गया इलीगल माइनिंग में। अब मैं बात करता हूं सर माइनिंग को लेकर हमारे कंट्री में अभी तक क्या हुआ है। समझ रहे? माइनिंग को लेकर हमारे कंट्री में अभी तक क्या हुआ है सर, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया है सर, तो माइनिंग को आज हम पूरा ही फिनिश कर देंगे कि भविष्य में कोई भी माइनिंग की न्यूज आए तो आप जो है बिल्कुल तैयार रहे माइनिंग की न्यूज के लिए। अब सर इंडिया में बात करते हैं माइनिंग की। इंडिया जो है ना, इंडिया में 5th लार्जेस्ट जो है कोल रिजर्व है। ठीक है, ये अराउंड 2018-19 के आंकड़े हैं। ठीक है, 18-19 के आंकड़े हैं कि इंडिया में जो है सर 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। फिर भी हम अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास इतना 5th लार्जेस्ट कोल का रिजर्व है, फिर भी हम क्या करते हैं? 250 मिलियन टन जो है इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा पैसा जो होता है सर वो वेस्ट होता है, जिससे हमारा पैसा जो है वेस्ट होता है। हम लोग जो है वो 250 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते सर? क्योंकि कोल इंडिया की मोनोपोली है। कहां पर? माइनिंग में। इस जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसमें नहीं आ पाता, और अगर प्राइवेट सेक्टर यहां पर आता तो क्या होता? जो 250 मिलियन टन जो है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें से आधा जो है हम खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेते। लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है? क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि कोल इंडिया की जो है वहां पर मोनोपोली है, और इनकी मोनोपोली से क्या हो रहा है कि कोई और जो है वहां माइनिंग नहीं कर पा रहा है। 1973 के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनिंग का जो है नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था सर? जो माइनिंग का नेशनलाइजेशन हुआ था, इसमें क्या था? ये डिसाइड हुआ कि ओनली पब्लिक सेक्टर माइनिंग करेगा, वो भी कौन? कोल इंडिया। तो समझ रहे हैं, कोल इंडिया की एक तरफा से मोनोपोली हो गई। और आज भी जो है मैं 18-19 की बात कर रहा हूं,
82% या आप मान लीजिए 85 कर लेते हैं, 85% ऑफ अमाउंट है जो कोल है वो कौन प्रोड्यूस करता है? कोल इंडिया, इंडिया में। और बचा हुआ 15% आप कहेंगे सर आपने कहा कि पूरी की पूरी मोनोपोली है कोल इंडिया की, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि 85% जो कोल है वो कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है, बाकी 15 कौन करता है? तो बाकी 15 कहता है सर करता है, उन्हें हम कहते हैं कैप्टिव कंज्यूमर्स। कैप्टिव कंज्यूमर, ये सर कैप्टिव कंज्यूमर क्या होता है सर? ये कुछ नहीं होता है, ये वो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट हो गया सर, एनटीपीसी हो गया सर, ठीक है, इनको भी तो एनर्जी चाहिए सर, कोयला जला के ये भी तो एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये लोग जो है अपने खुद के प्रोडक्शन के लिए, अपने ओन यूज के लिए कोयले को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे ये सेल नहीं करेंगे। समझ में आया ना सर? ये लोग जो कैप्टिव कंज्यूमर्स होते हैं ये अपने यूज के लिए, ये अपने यूज के लिए कोयले को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको सेल नहीं करेंगे, सिर्फ अपने यूज के लिए। समझ में आ रहा है सर? तो देखिए अभी मैं इसकी एक कहानी बता देता हूं आपके लिए। कहानी यह है कि 1973 से जो है, जब से माइनिंग को हमने नेशनलाइज किया है, इस माइनिंग के सेक्टर में कोल इंडिया का पूरी मोनोपोली हो गई है। अराउंड 85% जो कोल है वो कोल इंडिया जो है निकालता है, और 15% जो है वो कैप्टिव कंज्यूमर निकालते हैं। वो भी बेच नहीं पाते हैं, वो अपने यूज के लिए निकालते हैं, ठीक है, कैप्टिव कंज्यूमर्स जो कि इसका कोल का यूज करते हैं। हम फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व रहने के बावजूद भी हमें जो है कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम कोल को जो है बना सकें, लेकिन सर क्या करें, कोल इंडिया की जो है मोनोपोली है, जिससे कि हम जो है कोल नहीं बना पाते, कोई प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें अपना चांस नहीं मार पाता, और इससे क्या होता है, हर साल हमारा देश का जो है अमूल्य पैसा जो है, बहुमूल्य पैसा जो है वो वेस्ट होता है। इतना आपको समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ सर? फिर हम लोग लाए कुछ रिफॉर्म्स, फिर आए कुछ रिफॉर्म्स, किसमें सर? कोल सेक्टर में। क्योंकि सर सबको दिख रहा है कि हर साल हमारा अमूल्य पैसा जो है, बहुमूल्य पैसा जो है देश से बाहर जा रहा है, और हम फिफ्थ लार्जेस्ट जो आपके है कोल के रिजर्व हम रखते हैं, और कोल इंडिया की एक मोनोपोली अगर होगी तो इससे कोल का सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस अच्छी तरह जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमने क्या किया सर? रिफॉर्म्स में क्या किया? कॉमर्शियल माइनिंग को हमने अलाउ कर दिया। पहला चीज, कॉमर्शियल माइनिंग जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया, जो एंट्री नॉर्म्स हैं वो लिबरलाइज कर दिए गए। पहले क्या था ना कि जिस आदमी को, मतलब जिस लोगों को इस फील्ड में नॉलेज है उनको ही हम लाइसेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब लिबरलाइज कर दिया कि ठीक है आप आइए, आपको हम लाइसेंस दे सकते हैं, ठीक है। कोल ब्लॉक्स क्या किया हमने, प्राइवेट कंपनीज को बेचे हैं रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस में। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, ठीक है। गैस क्लासिफिकेशन या लिक्विफिकेशन, सर गैस क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, हमने जो है कोल को गैस के फॉर्म में यूज करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, इसके हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कम हो गए, ठीक है। और चौथा क्या है, कोल बेड मीथेन, सीबीएम। ये कुछ नहीं है सर, मानिए एक जमीन है, यहाँ पर जो है कोल है, तो यहाँ पर सर एक गैस होती है जिसे हम कहते हैं मीथेन, और एक गैस बहुत काम की होती है, और जब हम यहाँ कोल निकालते हैं तो एक गैस पूरी की पूरी हो जाती है, ये हो जाती है वेस्ट। समझ में आ रहा है? एक परसेप्शन बनाइए, जहां पर कोल है वहां बहुत सारी मीथेन गैस भी होती है नीचे। अगर हम डायरेक्ट इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे कोल को, तो जितनी भी गैस है मीथेन ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और पूरी की पूरी जो हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो है ऑक्शन करते हैं कि जो कोल बेड मीथेन है उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक अच्छे यूज में काम लाइए, उसके बाद हम इसमें माइनिंग कर सकेंगे, ठीक है, या माइनिंग करेंगे। तो इन शॉर्ट जो रिफॉर्म्स थे, मैं एक बार बोल देता हूं सर। पहले तो हमने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स हैं जो यहाँ लिखे भी नहीं है। पहला हमने किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आराम से कहा, हमने कहा भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो। फॉर एग्जांपल हमने पहले एक डील साइन की, जिसमें हमने कहा कि हम 100 मिलियन टन जो है कोयला निकालेंगे, एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आपने 140 टन निकाल दिया तो कोई बात नहीं, 40% आप एडिशनल कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया, नए कोयला रिफॉर्म में कहा गया। इससे क्या हो गया, काम करने की या ईज जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो आपको दिया गया, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था वो दिया गया प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट को अंदर लाए गए रेवेन्यू शेयर बेसिस पे। प्राइवेट मतलब कोल के अलावा कोल की मोनोपोली जो है वो खत्म होने लग गई, प्राइवेट सेक्टर जो है अंदर आ गया, ठीक है। अब एक वर्ड था कैप्टिव कंज्यूमर। सर कैप्टिव कंज्यूमर कौन था, एनटीपीसी, थर्मल पावर प्लांट, जो कि कोयला उगाते थे 15% पहले भी, जब कोयला की मोनोपोली थी वो उगाते थे और खुद के लिए यूज करते थे, उसे सेल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो है ये सेल भी कर पाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है ना सर, पहले क्या था कि मानिए एक फील्ड है
यहाँ पर जो है पता लग गया कि यहाँ पर कोल है, तो जब तक इस पूरे में हम पता नहीं करेंगे कोल, अगर पूरे में पता करेंगे कोल यहाँ पर पूरे में है या नहीं है, तब जाके इसका ऑप्शन होगा। इससे क्या होगा, पूरा टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि यहाँ पर जो कोल के रिजर्व है वो भी हम नहीं यूज कर पाए। तो अब क्या है कि अगर एक पूरी सी लोकेशन है, वहां पर छोटी सी जगह पे भी कोल पाया, तो पहले तो इसका हम ऑप्शन कर देंगे, फिर बाकी जो सर्च है वो बाद में आराम से चलती रहेगी। पहले क्या था, अगर यहाँ कोल मिल गया तो उसके आसपास का पूरा इलाका पहले सर्च करेंगे, तब जाके उसका ऑप्शन होगा। अभी ये प्रोविजन हट गया है, जहां पर भी कोल दिखा सीधे उसका ऑप्शन हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ इलाका है वहां पर सर्च जो है वो चलती रहेगी। इसके अलावा दो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और अच्छे वर्ड्स है। एक है आपका क्या, कोल क्लासिफिकेशन और कोल बेड मीथेन। वही है सर, कोल क्लासिफिकेशन क्या है, हम कोल को जो है गैस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं जिससे कि इसके हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। कोल बेड मीथेन क्या है सर, सीबीएम क्या है, जब हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो मीथेन होती है धरती के नीचे, वो पूरी की पूरी ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है और वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो है ऑप्शन करते हैं कि माइनिंग से पहले जितनी भी मीथेन है वो कोई ना कोई निकाल ले और पोटेंशियल या अच्छे काम में वो यूज आ जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स थे कोल सेक्टर में जो कि मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, हम आगे बढ़ते हैं। इसके सर फायदे क्या क्या है? ठीक है सर, इसके फायदे क्या क्या हैं? इससे कुछ नहीं है सर, जैसे मैं बताया आपको कि नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इन 1973 मींस दैट द डोमेस्टिक कोल could be mined only by PSU. ठीक है, in the pursuit, Coal India Limited registered an unprecedented increase in coal production and became the world largest coal miner. समझ रहे हैं, इनकी मोनोपोली है सर, इनकी मोनोपोली चल रही है। लेकिन क्या हुआ, इंपोर्ट्स हमारे 23% पर रहे। ठीक है, हमारे इंपोर्ट जो है 23% तक रहे हैं 9 से 14 के बीच में। अब कमर्शियल माइनिंग से क्या होगा सर, जो गैप है ना हमारा, जो डोमेस्टिक गैप है ना, जो सप्लाई जो है, जो हमें सप्लाई चाहिए, जो हम इंपोर्ट मंगा रहे हैं, ये जो है वो कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। समझ में आया? तो हमारी ये न्यूज पूरी खत्म होती है। हमने क्या क्या पढ़ा सर इसमें? हमने पढ़ा रेड होल माइनिंग, हमने पढ़ी पूरी हिस्ट्री माइनिंग की, कोल इंडिया से लेकर प्राइवेट होने तक। हमने रिफॉर्म्स पढ़े सर इसमें। तो हमने ये जो है माइनिंग में पढ़ा है सर। तो आई गेस माइनिंग का एक ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनिंग में क्या क्या होता है, जो लोग मेरे पहली बार सुन रहे हैं। चलिए, ये एक न्यूज है सर, ये एक न्यूज है जो कि कह सकते हैं कि पॉलिटिकल न्यूज अब इसे कह सकते हैं, लेकिन इस न्यूज में हमारे मतलब का एक काम है सर। ठीक है तो सर पूरी ये पॉलिटिकल न्यूज है, ये पूरी आपकी पॉलिटिकल न्यूज, लेकिन इसमें क्या है ना सर, इसमें हमारी काम की एक चीज है, वो हम इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या है कि अभी आप जानते हैं कि जो फ्यूल और उसके प्राइस हैं, किसके मतलब पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं, वो जो है ऑल टाइम हाई हो गए हैं। कितने हैं अभी हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। और अपोजिशन का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी जो है इसमें वो बहुत लग रही है। जो बाहर से क्रूड ऑयल आ रहा है, ठीक है, जो बाहर से आ रहा है क्रूड ऑयल, ठीक है, $X पर बैरल जो आ रहा है वो बहुत चीप है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, जिससे क्या हो रहा है, महंगा हो जा रहा है, प्राइस जो है इसके इंक्रीज हो जा रहे हैं। अब सर समझिए, पेट्रोल जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। अब मेरा मेन मुद्दा ये है, कौन कौन से जो है चीजें जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आती है। बस मेरे पास इस न्यूज से इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आती है। पहला जो है वो है अल्कोहल आइटम्स, ये जो है सर जीएसटी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तीसरा है सर पेट्रोलियम, दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, तीसरा है सर इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हैं, अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है हेल्थ एंड एजुकेशन। समझ रहे हैं, और पांचवा जो आपका है सर लैंड एंड रियल एस्टेट। हेल्थ एजुकेशन में कोचिंग नहीं आती है सर, ठीक है, कोचिंग इसमें नहीं आती है, कोचिंग में तो लगेगा सर, कोचिंग में लगेगा, कोचिंग नहीं आती है। इसके अलावा ये 5 आइटम है, मैं एक बार इनको हाईलाइट कर देता हूं सर, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ये 5 आइटम है, अल्कोहल आइटम्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, लैंड एंड रियल एस्टेट। इन 5 में जो है जीएसटी नहीं लगता है सर। यही मेरे काम की न्यूज है इसमें, बाकी पूरे पॉलिटिकल बयान है तो इसमें अभी हम नहीं देखना चाहेंगे। न्यूज जो काम की है वो ये थी,
5 आइटम्स है जिनमें जीएसटी अभी भी नहीं लगता है। वो 5 कौन से हैं? एल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, लैंड एंड रियल एस्टेट। चलिए सर, ये न्यूज हमारी खत्म हो गई सर। सर देखिए, ये एक न्यूज है सर, ठीक है। वैसे मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस को मैं अपनी तरफ से कभी भी कोई भी मतलब कह सकता हूँ कि डिसीजन तो मैं कभी भी कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन सर एक मिनट दीजिएगा सर, एक बार मैं अपनी बैटरी लगा लूं। मुझे प्लीज एक मिनट दीजिएगा सर, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है। मैं कह सकता हूं कि सर आज की जो है सबसे बड़ी न्यूज यही है, ठीक है। और प्लीज ये न्यूज सुनने से पहले आप जो है इस न्यूज को एक ओपन माइंड से सुनिएगा, तो शायद आपको एग्जैक्टली में जो असली में जो हुआ है वो आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। वो आपको असली में जो है आ पाएगा, आप प्लीज पहले उसमें ध्यान दीजिएगा सर। हुआ क्या ना सर, पहले हम इसका एक टाइमलाइन खींच लेते हैं। हुआ क्या, पॉस्को एक्ट के अंदर एक ट्रायल कोर्ट ने एक्स व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लूंगा सर, जो यहां पर मेंशन है, इनका नाम सतीश है, जो एक्स व्यक्ति है, उन्हें जो है ट्रायल कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के अंदर, पॉस्को क्या होता है सर? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉस्को एक्ट के अंदर जो सेक्शन 8 है उसके तहत प्राविधान जो है 3 से 5 साल की सजा का संविधान है, ठीक है, पनिशमेंट है। लेकिन सर क्या है, क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने इन्हें जो है 3 साल की सजा दी पॉस्को एक्ट के अंदर फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट विद अ माइनर गर्ल, और जो पॉस्को एक्ट के अंदर आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, 3 से 5 साल की सजा इनको दे दी। इन्होंने सर अपील की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो है पॉस्को की जो सेक्शंस था उसे हटा दिया, और आईपीसी जो है 359 के तहत इनके अंदर चार्ज लगाए हैं, जो कि एक माइनर आरोप के तौर पे मतलब कहा गया है। और इसमें जो सजा आपकी होती है वो होती है 1 से 3 साल के आसपास, ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट क्या हुआ है, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है, क्यों पॉस्को एक्ट को हटा के हमने आईपीसी सेक्शन 359 लगाया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले ये आर्टिकल पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आर्टिकल जो है ये कहीं ना कहीं जजमेंट जो है कहीं ना कहीं सर चैलेंज भी हो सकता है, इसके खिलाफ आगे जो है हम हायर कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। तो समझिए सर क्या है, बेंच ने फाइंड किया that there was no direct physical contact with sexual intent. अब समझिए, the Nagpur bench of the Bombay High Court acquitted a man of charges under the Protection of Children from Sexual Offence Act and convicted him under a minor offence of the Indian Penal Code. यही मैंने कहा, जो इंडियन पेनल कोड है 355, इसके अंदर उसको डील किया गया, और जो पॉस्को एक्ट था सेक्शन 8 जो था पॉस्को एक्ट का, उसके तहत उसको डील नहीं किया गया। The bench said there is no physical contact that is skin to skin with sexual intent without penetration. ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब पूरा क्या होता है। अभी एक बार आर्टिकल पहले पढ़ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या क्या है, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। On December 14, 2016, the mother of a minor girl lodged a complaint at the Gidi Khadan police station in Nagpur against Satish Ragde. Satish Ragde जो था वो एक्यूज था। The mother reached his house and rescued her daughter, who was found crying. The child told her that when the man tried to remove her clothes, she started crying and put his hand on her mouth. इसके तहत एक FIR was launched under the section of the IPC and section 8 of the POSCO Act. FIR launch हो गई. The special court framed charges under section 361 kidnapping from lawful guardian of the IPC also. तो IPC का एक्ट लगा 361, सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, और प्लस पॉक्सको एक्ट का सेक्शन 8 लग गया था। ये किसने कहा, ये ट्रायल कोर्ट ने लगाया उसके ऊपर। अब क्या हुआ, जो आपके सतीश है उसने चैलेंज किया सेंटेंस को, जो 3 साल का उसको मिला था, यहां पर कहां सेंटेंस किया, हाई कोर्ट में। एंड देन हाई कोर्ट हेल्ड दैट कंसिडरिंग द स्ट्रिंजेंट नेचर ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट मिला है 3 साल का, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट,
स्ट्रिक्टर प्रूफ एंड सीरियस एलिगेशंस आर रिक्वायर्ड। समझ रहे कि कोई प्रूफ नहीं है सर। द एक्ट ऑफ प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड 12 years in the absence of any specific detail as to whether the top was removed or whether he inserted his hand inside the top या pressed her breast would not fall in the definition of sexual assault. In short, कोर्ट ये कह रहा है, पहले कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि उसने जो गर्ल है, जो छोटी बच्ची है, उसकी ब्रेस्ट को जो है प्रेस किया है, ब्रेस्ट को प्रेस किया है, ये पता नहीं कि टॉप को निकाला है या नहीं निकाला, या अपना हैंड को जो है अंदर इंसर्ट किया या कुछ पेनिट्रेशन किया। टॉप को नहीं उतारा है, हैंड को जो है अपने हाथ को जो है टॉप के अंदर डाला है या कोई पेनिट्रेशन किया है, ये सब प्रूव नहीं हो पाया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि उसकी ब्रेस्ट को जो है प्रेस किया है। अब समझिए सर, ब्रेस्ट को प्रेस किया है लेकिन स्किन टू स्किन जो है कांटेक्ट नहीं हुआ है, ये कहना किसका है? हाई कोर्ट का है। यहां लाइन पढ़िए, देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट दैट इज स्किन टू स्किन विद सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन। और यहां पर ये कह रहा है द एक्ट ऑफ प्रेसिंग द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड एजेड 12 years इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डिटेल। समझ रहे, चाइल्ड की ब्रेस्ट को तो प्रेस किया है लेकिन डिटेल नहीं है हमारे पास, क्या उसने टॉप को उतारा, क्या उसने चाइल्ड की टॉप को उतारा, क्या उसने उसकी टॉप के अंदर हाथ डाला या फिर उसने कोई पेनिट्रेशन किया, ये प्रूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इट वुड नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, इट वुड नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। समझ रहे हैं, मतलब कि इस वो एक बच्ची की ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा है, ये सब्सटेंशियल प्रूफ है इस चीज का, लेकिन क्या है, ये प्रूफ नहीं है कि टॉप उतारा है नहीं उतारा, या टॉप के अंदर हाथ डाला है नहीं डाला, या क्या नहीं किया है, या पेनिट्रेशन किया ही नहीं किया है, मतलब बेसिकली स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है। और इसके तहत उसको पॉस्को एक्ट से बाहर कर दिया और एक माइनर आईपीसी एक्ट के अंदर फंसाया गया या डील किया गया, जो कि आपका होता है आईपीसी 359, जिसमें मैक्स टू मैक्स 1 से 3 साल की जो है सजा होती है। और कोर्ट ने आखिरी में एक बात कही सर, कोर्ट ने आखिरी में एक बात कही, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल jurisprudence that the punishment for an offense should be appropriate to the seriousness of the crime। सर ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने उसे पूरा एक्विटेड कर दिया, सिर्फ पॉस्को से हटाया है सर, बाकी आईपीसी 359 तो लागू हुआ है। और समझिए सर, जजेस डील कर रहे हैं विद द लॉ, जो कानून हमें बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जजेस उसमें ही डील कर रहे हैं। और उन्होंने कहा पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस शुड बी प्रोपोर्शनेट, कि जो उसने गलती की है पनिशमेंट भी उसके जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, जितनी क्राइम का सीरियसनेस होगा उतना ही पनिशमेंट भी होना चाहिए। आई गेस ये आपको समझ में आ गया है सर, और मैं यकीन करता हूं कि इस आर्टिकल में हर एक आदमी का अपना अपना व्यू होगा, कोई कोर्ट की बात से सहमत करता होगा, कोई नहीं करता होगा सर। पर अल्टीमेटली न्यायपालिका है, वी शुड, की जो इंटीग्रिटी है, जो ऑनेस्टी है, उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और क्योंकि बहुत ही क्वालिफाइड जज वहां बैठे हुए हैं। बाकी इस आर्टिकल को लेके आपके इंडिविजुअल व्यू होना जो है कॉमन है। ठीक है, और मेरा भी इसमें खुद का इंडिविजुअल व्यू है, मेरे हिसाब से इसको पॉस्को एक्ट के अंदर डील करना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मुद्दा है जो बहुत कैसे चला हुआ आ रहा है, और हम हर रोज इसकी न्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, हम हर रोज जो है इसकी न्यूज पढ़ते हैं, और ये न्यूज हमें शो करती है कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका हक है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, और यही फार्मर्स भी कर रहे हैं, और तभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब दिक्कत क्या थी, 26 जैन को फार्मर कह रहे थे कि हम जो है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कब? 26 जैन को, जिस दिन ऑफिशियल सेरेमनी होती है 26 जनवरी को। लेकिन एक डील साइन हुई है, या रूट जो है, एक क्या कह सकते हैं, एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें जो है एक रूट जो है फाइनलाइज कर दिया गया है, एक रूट जो है वो फाइनलाइज कर दिया गया है, और वो रूट जो है बेसिकली दिल्ली के बॉर्डर के इलाकों में ही है। दिल्ली के बॉर्डर के आसपास ही जो है इनकी जो है रैली चलेगी, दिल्ली के बॉर्डर के आसपास ही जो है इनकी रैली चलेगी। और वो कब होगी? जब पोस्ट 26 जैन सेरेमनी, जब 26 जैन की सेरेमनी जो है, जो ग्राउंड में होती है, वो खत्म हो जाएगी दिल्ली में, उसके पोस्ट के बाद जो है ये जो इनकी ट्रैक्टर रैली है वो निकलेगी, और जो है एक पुलिस और इनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये अराउंड जो है 3 सर्कुलर रूट्स टू कवर 100 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है सर, नॉर्मल है कि एक फ्रेमवर्क या एक रूट फाइनलाइज हो गया है कि आप यहाँ पर रैली करेंगे,
जो कि एग्जैक्टली दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएंगे, बॉर्डर के इलाकों में ही दिल्ली के ये रैली करेंगे और रूट्स जो है प्री डिटरमाइंड कर दिए गए हैं। प्लस जो हमारी ऑफिशियल सेरेमनी होती है 26 ऑफ जैन को, ये उसके बाद होगी। ठीक है, चलिए, तो विन विन सिचुएशन है सब दोनों के लिए। चलिए, मुझे एक मिनट दीजिएगा, बट देख लेते हैं सर क्लास कितनी बड़ी हो गई है। चलिए, अब क्या है ना सर, एक हमारे पास एक और न्यूज है, क्यूआर बेस्ड एंट्री इन हाई कोर्ट टुडे। ये सर कोई ऐसा नहीं है, केस स्टडी कह सकता हूं मैं। कोई भी जज है, कोई भी लॉयर है जो फिजिकल हियरिंग के लिए आ रहा है, ठीक है, उसे जो है क्यूआर कोड दिया जाएगा एक दिन पहले, उसे क्यूआर कोड दिया जाएगा एक दिन पहले बाय हाई कोर्ट रजिस्ट्री। ठीक है, उसे क्यूआर कोड दिया जाएगा एक दिन पहले बाय दी हाई कोर्ट रजिस्ट्री। ठीक है, इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ केसेस। किस टाइम पर उसका केस लिस्ट हुआ है उसके हिसाब से उसे क्यूआर कोड दिया जाएगा, और ये क्यूआर कोड दिखाने के बाद ही ये कोर्ट में जो है एंट्री कर पाएगा फिजिकल हियरिंग के लिए। ये बेसिकली सर कुछ नहीं है, ये कोविड को जो है, कोविड के को देख के ये डिसीजन लिया गया है, और ठीक है सर, डिसीजन अच्छा है। इससे जो है थोड़ा सा जो है हमारे कोर्ट की जो प्रणाली है उसमें थोड़े से स्वीपिंग चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, बाकी इनिशिएटिव अच्छा है सर, आप इस आर्टिकल एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्यूआर कोड बेस्ड एंट्री इन हाई कोर्ट फ्रॉम टुडे। दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो भी लॉयर जो है वहां फिजिकल हियरिंग के लिए जाता है उसे एक क्यूआर कोड मिला जाएगा। कहां से मिलेगा? जो कोर्ट की जो है, हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, वहां से उसे एक दिन पहले जिस हिसाब से उसका केस जो है लिस्ट हुआ है, या जिस हिसाब से उसके केस का नंबर है, उसी हिसाब से उसे जो है क्यूआर कोड दिया जाएगा, और उस क्यूआर कोड को दिखा के वो कोर्ट में जो है प्रवेश कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये हमने पढ़ लिया है सर। ठीक है, तो कौन सी हमारी न्यूज रह गई है सर? मोस्ट प्रॉब्ली हमने सारी न्यूज कवर कर ही ली है। हाँ, ये एक सर, ये एक न्यूज नहीं है एग्जैक्टली, एक मुद्दा था जो आप पे ले आया सर। कुछ नहीं है सर, गाजीपुर में क्या हुआ है, लखनऊ गाजीपुर में क्या हुआ है सर, ट्रैक्टर रैली होने वाली है सर। तो बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे। किसके बीच में? फार्मर्स एंड पुलिस के बीच में, या इन शॉर्ट फार्मर्स या होम मिनिस्ट्री के बीच में, क्योंकि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री का काम है, या कोई भी, अगर हम बात करते हैं किसी और स्टेट की पुलिस की तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है गाजीपुर में, क्या हुआ है सर, पुलिस वालों ने जो है पेट्रोल पंप्स को नोटिस इशू कर दिया है कि आप लोग जो है इनके ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं डालेंगे, जिससे क्या होगा, इनके ट्रैक्टर रैली में पार्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बाद में भले इस ऑर्डर को वापस लिया गया और बोला कि एक गलती हो गई है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इससे एक कंट्रोवर्सी सी आ गई है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप जो फ्यू पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उन्हें आप नोटिस क्यों दे रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर में जो है ऑयल नहीं डालिए? ये तो हमारे राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है हनन करने की बात हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जो कहा गया है कि ये गलती से जो है सुवाल थाना था, सुवाल थाना जो है वहां से जो है ऑर्डर आया, लेकिन कहा कि ये बाय मिस्टेक आ गया है और इसको अर्जेंट बेसिस पे वापस लिया गया है। चलिए ठीक है, ये केस स्टडी था सर, ऐसा कोई न्यूज नहीं है ये। अभी ये भी देख लीजिए सर, एक ये भी देख लीजिए आप, ये मतलब नॉर्मल सी चीज है, कभी आपके डेटा आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। अभी एक नेशनल चाइल्ड गर्ल्स डे आया है 24 जैन को, और बेसिकली मैं तो उत्तराखंड से हूं, तो वहां मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि एक बच्ची को, सृष्टि नाम था, आई एम नॉट श्योर, उस लेडी बच्ची थी सृष्टि, उसे वो एक डे का सीएम बनाया गया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन। तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। इनफैक्ट मैंने वो स्पेसिफिक न्यूज थी तो मैं उसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने एक न्यूज की हेडलाइन जो पॉपअप हुई थी मेरे मोबाइल में, उसको मैंने देखा कि एक बच्ची को जो है एक दिन का सीएम बनाना, इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। ये शो करता है कि हम लोग कितने जागरूक हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को लेकर, और जो लोग नहीं भी है एटलीस्ट वो जागरूक होंगे हमारी लड़कियों को लेकर। ठीक है, तो लड़कियों की बात कर रहे हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 24 जनवरी को मनाया गया था, लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं सर, ऑल इन ऑल जो है, जो लड़कियों का ड्रॉप आउट केसेस जो है वो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो ये है कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेती हैं, लेकिन अपर प्राइमरी तक वो ड्रॉप आउट जो है वो कर देती है। हिमाचल प्रदेश जो कि हिली एरिया है, और दिल्ली, वहां पर जो है लोएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स है, मतलब कि लड़की जो है प्राइमरी स्कूल में जाती है और अपर प्राइमरी भी जाती है। वेयर जो हाईएस्ट ड्रॉप आउट है ना सर, वो नॉर्थ ईस्ट में है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो कि जायज भी है। ठीक है, जायज क्या है, मतलब कि बड़े बड़े कह सकते हैं पॉवर्टी बहुत है, बड़े बड़े स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एडमिनिस्ट्रेशन या हर एक रूल को हर एक सेक्शन तक पहुंचाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, जब तक जो है ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता है।
पावर को जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत है उसे ज्यादा पावर नहीं दी जाएंगी, पंचायत लेवल को ज्यादा पावर नहीं दी जाएंगी, तब तक जो है ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये वही बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में ड्रॉप आउट केसेस हैं वो ज्यादा है अलॉन्ग विथ बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश, वैसे हिमाचल और दिल्ली में जो है ड्रॉप आउट केसेस जो है बहुत लो है। यहाँ देख लेते हैं सर, हिमाचल देख लेते हैं, अगर मानिए 100 गर्ल जो है वो एडमिशन लेती हैं तो 99.95% जो है प्राइमरी करती हैं एंड 99.92% जो है अपर प्राइमरी भी करती हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, मेघालय की। 100 लड़कियां एडमिशन लेती हैं, 84.7 जो है प्राइमरी स्कूलिंग करती है और 76.6 जो है अपर प्राइमरी करती है। देखिए कितना सारा गैप आ गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, तो इस पे हमें जो है काम करना चाहिए सर, ठीक है। तो ये तो ऐसा कोई खबर नहीं थी, बट एक आपके लिए जानने की चीज थी जो मैंने आपको बता दिया है सर, ठीक है। एक न्यूज ये भी है सर, ठीक है। एक न्यूज आपकी ये है कि बाइडन ने जो है बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इनकी जो एक फोन कन्वर्सेशन जो आपका हुआ इनका जो बाइडन के साथ में, इन्होंने कुछ किया कि हमें जो है एक ट्रेड डील जो है साइन करनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया किस चीज में, जो इन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो है दोबारा साइन किया है और WHO जो है दोबारा से इसके मेंबर बने हैं या इसको दोबारा से इसके साथ में आ गए हैं। क्योंकि सर मल्टीलेटरल संस्थाओं पे अगर भरोसा लोगों का उठने लग गया या उनकी साख में अगर क्रेडिबिलिटी में थोड़ी कमी आने लग गई ना सर, तो जो हमारे आपस के जो संबंध है, क्योंकि हमने कितने सारे एग्रीमेंट जो है आपसी कंट्रीज मिलकर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन करती हैं, तो उनकी साख जो है वो खतरे में आ सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें जितनी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी क्रेडिबिलिटी को कभी झुकने नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर जो है WHO की क्रेडिबिलिटी में जो है सवाल उठाए गए थे यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, फिर भी उन्होंने इसको एग्जिट किया था। चलिए ये तो हुई बात। इसके अलावा क्या है सर, इन्होंने द व्हाइट हाउस इन इट्स ओन स्टेटमेंट सेड द टू लीडर्स स्पोक अबाउट कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, कंटेनिंग कोविड-19 एंड इंश्योरिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, बट उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया ट्रेड के बारे में अभी। तो अभी तो सर फोन कॉल है, अगर कोई डील साइन होती है तो वी विल लेट यू नो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सर। एक ये भी है सर, भीमा कोरेगांव केस है जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, किसके अंदर, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें अभी अमेंडमेंट भी हो गया 2019 में। इसके तहत जो है इनको जो है अभी जेल में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे जेल में है। तो जो टॉप ह्यूमन राइट्स कमेटी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि इन लोगों को जो है आप बेल दे दीजिए जब तक ये अंडर ट्रायल में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है, यूएन का जो आर्म है, कि इंडियन गवर्नमेंट से कि इन लोगों को, जो एक्टिविस्ट को जो आपने डिटेंशन किया है, जिन पे ट्रायल चल रहा है, प्री ट्रायल के टाइम पे इनको कम से कम आप बेल दे दीजिए जब तक इनका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। और हमेशा से ये आरोप लगता गया है इंडिया में कि इंडिया जो है ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करता जा रहा है। गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उसको ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कह के जो है हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं अंडर UAPA। और हमने बीच में जो है आप कह सकते हैं कि हम पे ये आरोप लगते गए हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की बात हो, ठीक है, चाहे वो फार्मर्स की डिमांड की बात हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो ह्यूमन राइट्स को लेकर जो है इंटरनेशनल एरिना का हम पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं संदेह बढ़ता जा रहा है। और उसी के तौर पर जो आपका ये ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, इन्होंने हमसे कहा है कि जो भी प्रिजन में है मतलब भीमा कोरेगांव केस, उनको आप एटलीस्ट बेल पे निकाल दीजिए, जिसमें कि सेवरल प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं, वरा वरा राव एंड स्वामी जी रिमेन इन कस्टडी इवन एज द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में वो जेल में है, और अगर कोई ट्रायल में होता है तो एटलीस्ट उसे बेल मिल जाती है, लेकिन इनको भी बेल नहीं मिली है। तो यही जो है अर्ज कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स बॉडी जो कह रही है इंडिया से कि एटलीस्ट इनको आप बेल में बहाल कर दीजिए जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अब भीमा कोरेगांव केस है क्या सर, भीमा कोरेगांव केस में है क्या, उसमें क्या हुआ था, इसकी मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूं सर। ये सर कुछ नहीं था, ये बेसिकली कुछ नहीं था सर, ये बैटल ऑफ, मुझे आप एक मिनट दीजिएगा, ये बेसिकली क्या है सर, ये बैटल ऑफ कोरेगांव थी। मैं बोल रहा हूं, लिख ही रहा हूं, समझ जाएंगे। बैटल ऑफ कोरेगांव थी जो कि आपकी लड़ी गई थी 1818 में। फर्स्ट जैन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। फर्स्ट जैन 1818 में बैटल लड़ी गई थी किसकी, कोरेगांव की। बैटल ऑफ कोरेगांव लड़ी गई थी जिसमें ब्रिटिशर्स वर्सेस पेशवा बाजीराव टू थे, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स वर्सेस पेशवा बाजीराव टू थे। और ब्रिटिशर्स को की आर्मी में जो थे मेहर कम्युनिटी थी। मेहर कम्युनिटी ये एक दलित कम्युनिटी थी,
कहाँ की? पुणे की, जो कि ब्रिटिश की आर्मी में थी, और इन्होंने पेशवा की आर्मी को, जो कि बालाजी बाजीराव टू के नेतृत्व में या लीडरशिप में, उस आर्मी को, इस आर्मी ने डिफीट किया। और इनकी याद में एक जो है, एक स्तंभ जो है पुणे में बनाया गया है विक्ट्री के याद में, जो कि मेहर कम्युनिटी जो है, मेहर कम्युनिटी जो है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी और पेशवा को हराया था। अब समझिए सर, मेहर ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की, मेहर तो एक दलित कम्युनिटी है, तो वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं। सर एक कहा जाता है सर कि मेहर जो कम्युनिटी थी, पेशवा बाजीराव टू ने इनको बहुत ही इंसल्ट किया था, क्योंकि दलित कम्युनिटी थी। इनको इतना इंसल्ट किया गया कि कहा गया था इनसे कि आप अपनी कमर में एक झाड़ू और सर पे एक लोटा लेके चलिए, जिससे कि जहां भी आपके कदम पड़े झाड़ू से वो साफ हो जाए, और अगर आपका थूकने का मन करे तो आप उस लोटे में थूके। तो समझ सकते हैं सर आपकी किस लेवल पर इनको इंसल्ट किया गया था दलित कम्युनिटी को। और ये दलित कम्युनिटी है, इन्होंने फिर ब्रिटिशर का साथ दिया, और पेशवा की जो आर्मी थी, अराउंड कहते हैं कि 2500 की आर्मी थी पेशवा की, और अराउंड 800 की आर्मी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की, जिसमें अराउंड 500 जो थे आपके मेहर थे। तो इनकी बैटल हुई, जिसमें क्या हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई और पेशवा की जो बड़ी आर्मी थी उसको लॉस हुआ। तो इसके याद में एक एक स्तंभ जो है वो बनाया गया है, कहां पर? पुणे में, और यहाँ पर हर साल जो है सेलिब्रेशन होता है। समझ रहे? तो 200 साल के बाद, जो कि 1 जैन 2018 में जब वहां सेलिब्रेशन हो रहा था, तो कुछ राइट विंग जो ग्रुप्स थे वहां पर कॉन्फ्लिक्ट करना हो गई, जिसमें कि एक बंदे की जान चले गई, जो कि 16 साल का था। तो इसके विपरीत जब केस को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो कुछ लोगों को जेल में डाला गया, कुछ एक्टिविस्ट को, जिनमें एक्टिविस्ट जो है आपके सामने है। इन एक्टिविस्ट को बाद में जेल हो गई थी, ठीक है, और उन पर ट्रायल जो है शुरू हो गया था। और इनको ही हम लोग एक टर्म कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अर्बन नक्सल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये भी प्रूव हुआ था कि इस जो आपका ये मुद्दा था, या जो प्रोटेस्ट था, इसमें नक्सलों का भी हाथ था, तभी हम इनको कहते हैं अर्बन नक्सल्स। ठीक है, तो ये एफआईआर कैसे हुई, क्या हुआ, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है। भीमा कोरेगांव केस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि मेहर कौन थे, इन्होंने ब्रिटिशर को सपोर्ट क्यों किया, पेशवा बाजीराव टू ने इनके साथ क्या किया था, क्योंकि ये खुश हुए थे या दुखी हुए थे, और प्लस जब जीत हुई तो इनकी जीत में एक स्थल बनाया गया पूरे में, जहां हर साल जो है सेलिब्रेशन होता है। समझ गए? तो आई गेस ये केस भी आपके सामने बिल्कुल डन एंड डस्टेड हो गया होगा सर। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूज हमारे पास ये भी है सर। ये कुछ नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा सर, नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, कि इस बार पकड़े परेड में कैसे कैसे चेंजेस आए हुए हैं, स्वीपिंग चेंजेस हैं। ठीक है, अभी सर ये एक न्यूज आई है हमारे पास चाइना की। ठीक है, ये जो वहां घूमने वाले जो आप कहते हैं नोमैड्स हैं, या जो लोग जो ग्रेजिंग करवाते हैं अपने कैटल्स को, ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एरियाज हैं, ठीक है, पेट्रोलिंग पॉइंट जो है, आपका नाम यहाँ पर लिखा था सर, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। पेट्रोलिंग पॉइंट 38 जो है, इसके आसपास जो है हमारा जो एरिया है, वहां पर चाइनीज सिविलियंस या चाइनीज गाड़ियां देखी गई हैं। चाइना के लोग जो है वो इंडिया की रोड का ही यूज कर रहे हैं अंदर आने के लिए। बेसिकली क्या है, ये लोग जो है हमारे ग्रेजर्स जो थे, या जो हर्डर्स जो होते हैं, नोमैड्स जो होते हैं, ये बहुत टाइम से वहां पर नहीं जा रहे थे, अपनी कैटल्स या अपने कह सकते हैं बकरी को वहां पर चारा चराने के लिए नहीं जा रहे थे। और जब वो गए तो उन्होंने वहां पर चाइनीज के कुछ सिविलियंस को देखा, प्लस चाइनीज के जो है लोगों को या गाड़ियों को वहां पाया, और तब इन्होंने कहा कि चाइना जो है हमारी ही रोड का प्रयोग कर रहा है, हमारी ही कंट्री में ट्रेसपास करने के लिए। लेकिन जब उनको चेस किया गया आईटीबीपी के द्वारा और कुछ आगे लोकल लोगों के द्वारा, तो तब वो भाग गए थे। ठीक है, एसडीएम और आईटीबी ऑफिसर्स जो थे वो देयर, वी चेस्ड देम अवे, मिस्टर उर्गेन सेड। ये लंबादार है, जो मिस्टर उर्गेन है लंबादार है सर, ये हेड ऑफ द विलेज है। ठीक है, तो ये कौन से विलेज की बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है, ठीक है भाई, एक मिनट दीजिएगा, कौन से विलेज? द हेड ऑफ वन ऑफ द बॉर्डर विलेज क्लेम टू चाइनीज, नाम तो नहीं दिया है, कोयल विलेज के आसपास की बात है, ककुंग विलेज के आसपास की बात है। ठीक है, तो अभी इसमें डेवलपमेंट नहीं आया है सर, ऐसे एक लोकल की तरफ से न्यूज आई है। अभी जैसे इसकी पुष्टि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, तो मैं आपको इसके बारे में एक पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी जो न्यूज थी मैंने आपको बता दिया है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। चाइना के लोग हमारी रोडों को जो है ट्रेसपास करके अंदर आ रहे हैं। सर ये इश्यू इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। बेसिकली है क्या ना सर, कहीं ना कहीं लैप्सेस हमारे एंड से है सर। हमारा इंटेलिजेंस इनपुट क्या कर रही है, जब चाइना वाले हमारी रोड से, हमारे रोडों का यूज करके हमारे बॉर्डर में आ रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट यहाँ पर क्या कर रही है सर? तो क्या इसके लिए चाइना को ब्लेम करें? वो उसको तो ब्लेम करेंगे सर, क्योंकि वो ट्रेसपास कैसे कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी। इंटरनेशनल संधि होती है, हर देश की एक कहते हैं सोवरेनिटी होती है, उसको आप कैसे वॉयलेट कर सकते हैं? लेकिन हमारी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है सर, वो क्या कर रही है,
एटलीस्ट उनकी तरफ से भी तो कुछ टिप या कुछ कह सकते हैं इनपुट आना चाहिए कि चाइनीज यहाँ पर ट्रेसपास कर रहे हैं। वहां पर एक लोकल आदमी बता रहा है सर, एक लोकल चाइनीज है सारे, एक लोकल आदमी बता रहा है जो कि लंबरदार है कि उन्होंने यहाँ पर चाइनीज व्हीकल्स को देखा गया है। समझिए, तो कहीं ना कहीं लैप्सेस तो हमारे एंड से भी है ना सर। चलिए एक आखिरी न्यूज हमारे पास है सर। देखिए ये कौन है, ये ताइवान है, साउथ चाइना सी की बात कर रहा हूं, और ये प्रतस आइलैंड है। ताइवान इसको अपना पार्ट मानता है, ठीक है, और ताइवान को पार्ट मानता है चाइना अपना, समझ रहे हैं। लेकिन यूएसए ताइवान को जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, समझ गए। ताइवान अपने आप को एक देश मानता है और प्रतस आइलैंड को अपना पार्ट मानता है, और जो यहाँ पर जो एरिया है ये ताइवान मानता है कि ये इसका इलाका है पूरा, मतलब यहाँ पर कोई भी आएगा तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी उसे। चाइना ताइवान को कंट्री ही नहीं मानता, और ताइवान को यूएस जो है कंट्री मानता है। समझ में आया, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। अब कुछ बीच में क्या हुआ कि चाइना जो का जो फ्लाइट इंकर्जन है इस इलाके में हो रहा है, साउथ वेस्ट इलाके में, ठीक है, चाइना का फ्लाइट इंकर्जन यहां पर हो रहा है। ताइवान ने भी इसके रिटेलिएट में अपने वहां जो है एंटी डिफेंस जो होती है, मिसाइलें जो होती हैं वो तैनात कर दी है, और प्लस जो यूएसए है उन्होंने ताइवान को यहाँ ओपन सपोर्ट दिया है। ये कहा गया है कि चाइना से कि आप किसी भी देश की जो है सोवरेनिटी को आप चैलेंज मत कीजिए, ये गलत है, आपका जो इन्फ्लुएंस है आप यहाँ पर मत कीजिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है मैं आपको एग्जैक्टली इनकी लाइन जो बताता हूँ सर। लाइन ये है सर, एक सेकेंड रुकिएगा। बीजिंग से कहा गया है कि अपनी मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्रेशर को जो है अगेंस्ट ताइवान आप गलत इतना यूज मत कीजिए, इससे अच्छा आप एक पीसफुल डायलॉग में एंगेज कीजिए, शायद कोई सोल्यूशन डायलॉग से आपका निकल जाए। बट किसी की जो है सोवरेनिटी में आप अपना जो फ्लाइट्स को वहां भेज रहे हैं या उसके एयर स्पेस में आप बिना परमिशन के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है साउथ चाइना सी में। और इसके रिटेलिएट में यूएस ने अपनी यूएसएस थियोडोर THEO थियोडोर रूजवेल्ट जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, थियोडोर रूजवेल्ट, वो साउथ चाइना सी में भेज दिया है, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं समझिए सर, चाइना जो है अपने जितनी भी साउथ की जो कंट्रीज है, हांगकांग ले लीजिए सर, ताइवान ले लीजिए सर, ठीक है, हांगकांग ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, इन सबको जो है अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं सर यूनिलैटरली चाइना जो है एग्रेसिव स्टेप लेके चल रहा है। और अब मैं आपसे अभी कहता हूं, ये मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, हम हमेशा से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते आए हैं। इंडिया एज अ नेशन हम हमेशा से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हुए आए हैं। हम हमेशा से एक इंटरलॉक्यूटर की पॉलिसी निभाते आए हैं। हम हमेशा से एक LCA पॉलिसी निभाते हैं जिसमें कि हम जो है पीस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन समझिए सर, ये मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे जो है मैं ये भी यकीन करता हूं कि मेरे व्यू से आप लोग जो है सहमत नहीं करेंगे। लेकिन ये समय आ गया है कि इंडिया और कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज जो है एशिया की, उनको साथ मिलके चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। चाहे वो आप मिलिट्री से करिए, इकोनॉमिक से करिए या पॉलिटिकल वे से करिए, लेकिन आपको चाइना को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना जो है यूनिलैटरली जो है एग्रेसिव मोड दिखा रहा है, वो एशिया के लिए बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, यूएसए कर रहा है। लेकिन सर यूएसए तो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में है, उससे बाउंड्री हम शेयर करते हैं, एशिया में हम उनके साथ में हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी ऐसी कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, लोगों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करती हैं, उनको अपने साथ में लाए और चाइना को काउंटर करना शुरू करें। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अगर अभी और आएगी सर, तो आप खुद देखिए चाइना हमारे ईस्ट में भी अभी दिक्कत पैदा कर रहा है, अरुणाचल में चाइना दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है, हमारा बॉर्डर ये है चाइना से, ठीक है, यहाँ पे चाइना दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि चाइना ने कभी अरुणाचल को अपना पार्ट माना ही नहीं है। मैकमोहन लाइन को चाइना मानता ही नहीं है, ठीक है, वो अरुणाचल को कहता है साउथर्न तिब्बत। LAC में हमारा स्टैंड अप चल रहा है पिछले 8 महीने से, ठीक है, समझिए। और यहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर चाइना जो है हमारी रोडों का यूज कर रहा है, जो न्यूज आज की थी। तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रंट में चाइना बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। पहले यहाँ पर था, हमें लगा यहाँ पे जो है हमारी टॉक्स चल रही है, चाइना यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। यहाँ टॉक्स चल रही है, एक तरफ आप अपना जो है सीधा मुंह दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप दोबारा से हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो समझिए एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना लगा हुआ है। चाइना का सिर्फ एक पॉलिसी, एक वर्ड हमारे कॉन्सेप्ट में आया था, सलामी स्लाइसिंग। आप प्लीज सर्च कीजिएगा सलामी स्लाइसिंग किसे कहते हैं। तो चाइना सलामी स्लाइसिंग की जो पॉलिसी को अपना रहा है, और इंडिया में नहीं, इसके अलावा ताइवान कह लीजिए, हांगकांग कह लीजिए, पूरे साउथ चाइना सी में जो है चाइना अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम
अपनी जैसी कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ में लेके आए और चाइना को काउंटर करे सर। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अगर हम करेंगे सर तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक चाइना एक सुपर पावर बन चुका होगा। यूएस की मैं तारीफ करूंगा सर, यूएस इस चीज में आगे बढ़ के आ रहा है और यूएस ने अभी तक हमेशा, चाहे वो मिस्टर ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन हो या मिस्टर जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है इंडिया की बॉर्डर इशू को लेकर। तो अभी इंडिया पे समय है या इंडिया को जो है खुल के जो है यूएसए का समर्थन करना चाहिए और चाइना को काउंटर करना चाहिए। अभी जो चाइना है, जब उसको लगेगा कि मिलिट्री पावर से या इकोनॉमिक पावर से या पॉलिटिकल वे में मुझे काउंटर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका पॉइंट अलग हो सकता है। चलिए, तो अभी की न्यूज सर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आई गेस 2 घंटे की न्यूज होने वाली है। सर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं और मैं 30 मिनट में पूरी न्यूज खत्म कर दूंगा, तो सर ये पॉसिबल नहीं है। आप समझिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात से सहमत होंगे कि पूरा हिंदू जो है 20 से 30 मिनट में आप नहीं पढ़ सकते सर। न्यूज बहुत डाइवर्स है, इतनी कितनी न्यूज आती है पेपर में सर, आप नहीं पढ़ सकते। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको हिंदू की न्यूज पढ़ने में चाहिए होता है। और मैं आपको इतना जो है आश्वासन देता हूं कि इस ये सेशन देखने के बाद एटलीस्ट आपका पेपर जो है 80% आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो लोग ध्यान से सुनते हैं तो उनका पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी 80% में आपका पेपर जो है क्लियर कर दूंगा हिंदू का इस सेशन में। थोड़ा लंबा सेशन होता है सर, तो क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि 20-30 मिनट में कोई यूपीएससी की न्यूज की तैयारी नहीं करा सकता। चलिए सर, आज का सेशन यहीं पे ही रोकते हैं सर। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको ये सेशन जो है इंटरेस्टिंग लगा है सर, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सर। थैंक यू।